नमस्ते। मैं रेनोस वैकिस, विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री और एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट का आपका मेजबान हूं। यह आपका सामान्य पॉडकास्ट नहीं है। ये आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक संस्थान द्वारा आपके लिए लाई गई एक एआई संचालित बातचीत है, जहां हम एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नवीनतम शोध को उजागर करते हैं, बड़े विचारों को वास्तविक दुनिया के प्रभाव में बदलना। चलो शुरू करते हैं। शुक्रिया इंट्रो के लिए रेनॉस। आज के शो में शामिल होना बहुत अच्छा लग रहा है और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम कुछ बहुत ही जरूरी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। मेरा मतलब है ग्लोबल इकोनॉमी इस वक्त कुछ बहुत बड़ी चैलेंजेस का सामना कर रही है। ज़्यादातर प्रॉब्लम बढ़ते हुए ट्रेड टेंशन और पॉलिसी अनसर्टेनिटी की वजह से हैं। बढ़ती ट्रेड टेंशन, आप ऐसा कह रहे हैं। क्या आप इस पर थोड़ा और डिटेल में बता सकते हैं? जैसे ग्लोबल ग्रोथ के लिए इसका क्या मतलब है? ज़रूर। तो ग्लोबल इकोनॉमी सच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस से गुजर रही है। अनुमान बताते हैं कि अभी जो इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट में करीब आधा परसेंटेज पॉइंट की गिरावट आएगी, जो साल की शुरुआत में एक्सपेक्टेड थी। तो आपका मतलब है कि ये 2.3% तक गिर रहा है। ये तो काफी बड़ी गिरावट है ना? हाँ, बिल्कुल है। ये परफॉर्मेंस अगर आप ग्लोबल रिसेशन को छोड़ दें, तो पिछले 17 सालों में सबसे लोएस्ट है। और अगर हम 2027 तक देखें, तो 2020 के दशक में ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ का एवरेज केवल 2.5% ही रहने की उम्मीद है। वाह! तो ये 1960 के दशक के बाद किसी भी डेकेड की सबसे धीमी स्पीड है। इस स्लोडाउन में कौन-कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? देखिए, अभी का अमेरिकन एवरेज इफेक्टिव टैरिफ रेट ऐसे लेवल्स पर है जो हमने लगभग 100 सालों में नहीं देखे हैं, मई के एंड तक। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है। ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी के जो मेजर्स हैं, वो भी पिछले कुछ महीनों में हिस्टोरिक हाइस पर पहुंच चुके हैं। तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी, बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स, लेकिन क्या कोई सिल्वर लाइनिंग भी है? जैसे क्या होगा अगर ये ट्रेड डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए? हाँ, ज़रूर है। हमारे एनालिसिस से पता चलता है कि अगर आज के ट्रेड डिस्प्यूट्स को 2025 के मई के एंड तक ऐसे अग्रीमेंट से हल कर लिया जाए जो टैरिफ को आधा कर दें, तो 2025 और 2026 के दौरान ग्लोबल ग्रोथ एवरेज में लगभग 0.2 परसेंटेज पॉइंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ये इंटरेस्टिंग है। और अगर टैरिफ की बात करें तो डेवलपिंग इकोनॉमीज का क्या? क्या उनकी टैरिफ सिचुएशन भी ऐसी ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़्यादातर डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में अभी हाई इनकम इकोनॉमीज़ के कंपैरिजन में टैरिफ्स कहीं ज़्यादा हैं। और अगर हम उन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स को डीप ट्रेड एग्रीमेंट्स में तब्दील कर सकें जो क्रॉस बॉर्डर रेगुलेटरी पॉलिसीज़ को कवर करते हैं, तो इससे भी जीडीपी ग्रोथ को बहुत अच्छा बूस्ट मिल सकता है। तो ट्रेड कॉस्ट कम करना एक बहुत बड़ी जीत जैसा लगता है। क्या इस तरह के पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए यानी ट्रेड रिडक्शन से कोई हिस्टोरिकल मिसाल है? हम बिल्कुल है। 1995 से 2020 के बीच जो ट्रेड कॉस्ट में रिडक्शन हुआ, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या डब्ल्यूटीओ की एक्सेशन कमिटमेंट्स भी शामिल हैं, उससे उस टाइम पीरियड में ग्लोबल रियल जीडीपी करीब 7% तक बढ़ी थी। और लो इनकम कंट्रीज यानी एलआईसीज के लिए इससे एक्चुअल में 30% से भी ज्यादा की ग्रोथ हुई थी। शानदार! तो ट्रेड क्लियरली इस पजल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन मुझे पता है कि फिस्कल हेल्थ भी एक बड़ी चिंता है। वहां क्या सिचुएशन है? हाँ, फिस्कल ऑर्डर की बात करें तो ये एकदम क्लियर है कि 2020 के दशक में आए इकोनॉमिक शॉक्स के बाद कई डेवलपिंग इकोनॉमीज की गवर्नमेंट फाइनेंस पर बहुत दबाव पड़ा है। इन इकोनॉमीज में 2020 के दशक में फिस्कल डेफिसिट का एवरेज लगभग 6% रहा है, जो इस सदी का सबसे हाईएस्ट लेवल है। और मतलब कि ये कर्ज की बात हो रही है ना? मैंने सुना है कि ब्याज का खर्च इसमें काफी बड़ा हिस्सा होता है। हाँ, बिल्कुल है। सिर्फ ब्याज का खर्च ही इन डेफिसिट का करीब 1/3 हिस्सा है। और जो लो इनकम कंट्रीज हैं, वहाँ बजट पर दबाव और भी ज्यादा हो गया है, क्योंकि फॉरेन एड कम हो गई है, जो आमतौर पर हेल्थ केयर जैसी जरूरी चीजों को फाइनेंस करती है। तो अगर फॉरेन एड कम हो रही है और कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो क्या ये जो लो इनकम कंट्रीज हैं, इनमें से कई मुश्किल में हैं? अफसोस की बात है, लेकिन हाँ, आधे से भी ज्यादा लो इनकम कंट्रीज या तो डेट डिस्ट्रेस में हैं, या उनको इस खतरे का बहुत ज्यादा रिस्क है।
और बात यह है कि डेवलपिंग इकोनॉमीज हाई इनकम इकोनॉमीज के मुकाबले बहुत कम रेवेन्यू कलेक्ट कर पाती हैं, जीडीपी का सिर्फ 25%, जबकि अमीर देशों में ये 40% तक होता है। तो मतलब फिस्कल डेफिसिट अभी भी कोरोना से पहले के लेवल से ऊपर है और कर्जा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और मैंने सुना है कि एलआईसीज में ब्याज का पेमेंट 2027 तक फिस्कल रेवेन्यू के 10% से ऊपर ही रहने वाला है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसीलिए पॉलिसी मेकर्स को जरूरत है कि वो डोमेस्टिक रेवेन्यू को बढ़ाएं और खर्च को रीप्रायोरिटाइज करें ताकि फिस्कल हालत मजबूत हो सके। इसके लिए टैक्स बेस बढ़ाना होगा, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और टैक्स चोरी और प्रॉफिट शिफ्टिंग को रोकने के लिए कलेक्शन सिस्टम को बेहतर करना होगा। और सब्सिडी का क्या, वो भी इस फिस्कल सिचुएशन का हिस्सा है? बिल्कुल, फूड और फ्यूल जैसी महंगी सब्सिडी को थोड़ा कम करके उन्हें लो इनकम फैमिलीज की तरफ शिफ्ट करके अच्छा खासा फायदा हो सकता है। इससे बड़ा फर्क पड़ सकता है। ये तो समझ आता है। अब चलिए नौकरियों की बात करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। जॉब क्रिएशन का क्या हाल है ग्लोबली? बहुत बड़ा चैलेंज है। दुनिया में अभी एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक शिफ्ट चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत से गरीब देशों में जॉब्स की जरूरत काफी बढ़ रही है। जैसे सब सहारा अफ्रीका की वर्किंग एज पॉपुलेशन 2050 तक लगभग डबल हो जाएगी। वाह, मतलब 2050 तक डबल, यानी 600 मिलियन से ज्यादा लोग? जी हाँ, 600 मिलियन से भी ज्यादा। और साउथ एशिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन भी करीब 300 मिलियन तक बढ़ने वाली है। वहीं मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में भी इसी टाइम फ्रेम में 100 मिलियन से ज्यादा लोगों का इजाफा होगा। तो ये जॉब्स की प्रॉब्लम कहीं ज्यादा सीरियस है? हाँ, खासकर सब सहारा अफ्रीका में ये बहुत ज्यादा सीरियस है। वहाँ दुनिया की 2/3 आबादी एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहती है और 2025 से 2030 के बीच जितनी तेजी से वहाँ की वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ेगी, उतनी तेजी से वहाँ रोजगार नहीं बन रहे। मतलब जॉब क्रिएशन की स्पीड उस बढ़ती पॉपुलेशन के साथ मैच नहीं कर रही? हाँ बिल्कुल, ईएमडीज यानी इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज में पर कैपिटा इनकम ग्रोथ 2025 से 27 के दौरान सिर्फ 2.9% रहने वाली है, जो कि 2000 से 2019 के औसत से करीब 1.1% कम है। और ये ग्रोथ लेवल जॉब्स बढ़ाने और एक्सट्रीम पॉवर्टी कम करने के लिए काफी नहीं है। और अगर हम ईएमडीज के डेटा से चीन और इंडिया को हटा दें, तो क्या ये स्पीड और भी स्लो हो जाती है? ये सच है, चीन और भारत को छोड़कर ये गति और भी धीमी है। 2025 से 27 के दौरान 1.8%। तो संस्थागत गुणवत्ता बढ़ाने, निजी निवेश ग्रोथ को प्रोत्साहित करने, ह्यूमन कैपिटल विकसित करने और लेबर मार्केट के कामकाज में सुधार के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए पॉलिसी लेवल पर क्या करना होगा? पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जिनसे वर्कर्स को अपस्किल किया जाए, फाइनेंस तक एक्सेस आसान हो और ऐसा लेबर मार्केट तैयार हो जो वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स को सही तरीके से जोड़ सके। इसके अलावा फर्म्स के ग्रोथ और फॉर्मलाइजेशन में जो भी रुकावटें हैं, उन्हें हटाना भी जरूरी है। और जो देश कॉन्फ्लिक्ट से डील कर रहे हैं उनके लिए? ऐसे ईएमडीज के लिए सबसे जरूरी है कि वहां लॉन्ग टर्म पीस और स्टेबिलिटी आए, तभी वो जॉब्स, ह्यूमन कैपिटल और इनकम लेवल को ऊपर ला पाएंगे। ये तो सबसे बेसिक और जरूरी चीज है। सही बात है, समझने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब साफ है कि ट्रेंड, फिस्कल हेल्थ और जॉब क्रिएशन आपस में जुड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं। हमारे शो के लिए इतना डीप और क्लियर ओवरव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिनोस, अब आपकी बारी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पर पूरी रिपोर्ट पा सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आने वाले एपिसोड के बारे में सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाने से पहले आपने जो सीखा है, उसे आप व्यवहार में कैसे लाने की योजना बना रहे हैं और आप हमसे किन विषयों पर बात करना चाहेंगे। हमें यह जानकर खुशी होगी। तब तक के लिए अलविदा।